जफर इस्लाम जी, इसका जवाब हमको चरणजीत सिंह सप्रा से लेना है कि 14 के पहले ये सब यादें आपको क्यों नहीं आ रही थी कि चीफ सेक्रेटरी दलित समाज से क्यों नहीं है? उनका जवाब हम चरणजीत सिंह सप्रा से लेंगे, लेकिन नहीं आपसे लेंगे, लेकिन मेरे साथ संगीत रागी जी भी है, उनसे मुझे पूछना है कि ये क्या 2014 में बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली, पूरा बहुमत उनको नहीं मिल पाया। 1995 में बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, बाला साहब ठाकरे ने पूरा हिंदुत्व का नारा दिया था, फिर भी शिवसेना बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आ पाया। आज एक बार फिर उसी नारे की, उसी तरीके के नारों की जरूरत बीजेपी और शिवसेना को या महायुति को, जिसमें अजित पवार एग्री भी नहीं करते, उसकी जरूरत क्यों लग रही है आपको? की जो पार्टी देश विभाजन प्रोफेसर रागी जी मसौदे पर हस्ताक्षर की है, जिस पार्टी ने शाहिल जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया और जिस पार्टी ने देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी पार्टी कहती है। ये बड़े हैरत अंगेज करने वाली बात है। दूसरी बात, ये धर्म बनाम जाति नहीं है, ये धर्म बनाम धर्म है। एक कट्टर इस्लाम को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल हिंदुत्व का खड़ा होना जरूरी है। इस देश ने देखा है कि इस देश का मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है, वो एक कट्टर वोट सोच है। नहीं आशुतोष, मैंने आपको ध्यान से सुना है, मैं जानता हूं कि आप राहुल गांधी के बहुत बड़े चमचों की कैटेगरी है में से हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत बड़े घटिया चमचे के रूप में आप हैं। हुसैन को समझनी है रागी जी, पार्टी की वकालत भाई मुझे बोल, ये इस तरीके की भाषा नहीं है। आप मुद्दों पर बात करिए, आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए नहीं रागी जी, आप बोल लीजिए ना, आपकी बात सुन रहे हैं, आप दूसरे पर कंस क्यों कस रहे हैं? आपकी बात रख रही है ना, आप आपकी बात रख रही है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बताइए। नहीं ये गलत, ये देखिए, मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन आशुतोष जो राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस से भी ज्यादा, पत्रकार से ज्यादा ये प्रवक्ता ही है कांग्रेस की पार्टी के हैं, और रोज आकर के चैनल पर राजनीतिक विशेषज्ञ लिखते हैं। मैं तो कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, आरएसएस का समर्थक है। तुम झूठ बोलते हो, तुम कहो ना कि तुम कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। यदि तुम में हैसियत है और इतना जज्बा है तो कहो कि तुम कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर खड़े होते हो। नहीं बोल सकते हो क्योंकि कायर और बुजदिल है। अरे रागी जी, मैंने आपकी पहचान भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर की है ना, आप क्यों उस पर कह रहे भाई? आपकी नहीं, सुन लीजिए, मैं तो कहता हूं कि मैं समर्थन करता हूं, हिंदुत्व के समर्थन में मैं खड़ा होता हूं। मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है, मैं राजनीतिक विश्लेषक आप राइट विंग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अगली बात, जब मैं कहता हूं कि इस देश में एक पॉलिटिकल इस्लाम, एक कट्टर इस्लाम खड़ा हुआ है, कटसी राहुल गांधी और गांधी परिवार। उस कट्टर इस्लाम को यदि काउंटर करना है तो हिंदुत्व को खड़ा करना ही पड़ेगा। हमने 2024 के चुनाव में देखा है कि किस प्रकार ने सारे जातियों को भूल करके, सारे अपने मतांतरों को भूल करके कैसे इस्लाम एकजुट होकर के खड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी को खिलाफ वोट किया। और राहुल गांधी को यही विदेशी एजेंटों ने कहा भी था कि हिंदुत्व को तोड़ो, जातियों में हिंदुत्व को तो। एक मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए, इसके बाद आप काउंटर सवाल कर लीजिएगा। हिंदुत्व को तोड़ो और जातियों में विभाजित करो और इस्लाम को इकट्ठा खड़ा करो। इसका काउंटर एक ही हो सकता है। दूसरी एक और बात, जब प्रोफेसर की बात की जाती है, वाइस चांसलर की बात की जाती है, तो राहुल गांधी अपने पिता के गाल पर तमाचा मारते हैं, श्रीमती गांधी के गाल पर तमाचा मारते हैं, जवाहरलाल नेहरू के गाल पर तमाचा मारते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो जातीय विभाजन के खिलाफ खड़े थे। राहुल गांधी कहे ना कि मेरे बाप झूठा थे, हमारी दादी झूठी थी, हमारे नाना झूठे थे, बोले तो राहुल गांधी, बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी। अरे रागी जी, आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र की लोक संख्या में, महाराष्ट्र की लोक संख्या में रागी जी, महाराष्ट्र की लोक संख्या में आप जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं वो मुसलमान 12% के ऊपर तो है नहीं। ऐसे 8 से 10 जिले होंगे जहां पर 20% तक भी उनकी आबादी नहीं है। तो किस खतरे की बात करें? कोई समझाए तो सही, कम से कम किस खतरे की बात हो रही है? वहां दूसरी तरफ कांग्रेस बोल रही है कि जाति समीकरण को हमको लाना है, 50% की मियाद कैसे लादेंगे उसकी बात वो नहीं कह पा रहे हैं। मैं इनका उत्तर बोल दीजिए, बोलिए, संगीत आप बोलिए, जवाब दीजिए, फिर मुझे अमिताभ तिवारी जी के पास भी जाना है। पहली बात
पहली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो ये ने कहा कि 16 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पर हम मेजोरिटी में है, हमारा दबदबा है, हम वहां पर खड़े होंगे। साहिल जी, मेरी बारी है बोलने की। ये देखिए दबदबा। अच्छा, सप्रा जी की बात सुन लेते हैं, सप्रा जी की बात सुन लेते हैं। सप्रा जी बोलिए। पहले सप्रा जी, संगीत रागी बात जी सुन लेते हैं। संगीत रागी जी आपका, अरे आपका संगीत रागी जी आपका संगीत, हाँ, अरे संगीत रागी आपका संगीत थोड़ा बंद करिए ना, आपका संगीत बंद करिए। देखिए कट्टर इस्लाम या जो भी है, ये सर्टिफिकेट संगीत बोलिए सप्रा जी, बोलिए। संगीत रागी एक्सपोज हो चुके हैं कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और वही मैं समझाना चाहता था, जो ये संगीत रागी जैसे लोग हैं, ये मिसगाइडेड मिसाइल तो है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मिसाइल है इनके पास में, कारतूस है, चला हुआ कारतूस है। ये चला हुआ कारतूस हर जगह नहीं चलेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, और काठ की हांडी महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। ये महाराष्ट्र वो भूमि है, महाराष्ट्र वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिस भूमि पर कल्याण के सूबेदार की बहू भी अगर शिवाजी के पास आ गई थी तो उसे इज्जत से कल्याण के सूबेदार की बहू को भेजा गया था। अफजल खान, ये अनाप शराब बातें मत करिए। अफजल खान के साथ खड़ी होती है, औलाद आप है, और आप शिवाजी की बात खान की औलाद आप है, अफजल खान के लोगों से घिरे हुए आप है, इसीलिए इस तरह की विचारधारा आपकी है। ये भूल जाइए, हिंदू मुसलमान महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। आपने सुनी नहीं मेरी बात। अरे महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में आपको उखाड़ कर फेंक दिया, महाराष्ट्र की जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि आप जातिवाद करना चाहते थे, आप महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी का ये सेल्फ गोल होगा, योगी आदित्यनाथ का ये सेल्फ गोल होगा। चलिए, हो गया। सप्रा जी, रागी जी, हो गया। सप्रा जी, शांत, फेडर डाउन करिए जरा प्लीज। चलिए जरा फेडर डाउन करिए, क्योंकि क्या है ना, इसकी जड़ क्या है उसमें जाना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी इस तरीके के भाषण होने लगते हैं ना रैलीज में, फिर कांग्रेस से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, कोई भी बड़ा नेता इस तरीके के भाषण देता है ना, तो उसके पहले हुए चुनाव में किस तरीके से वोटिंग हुआ है वो देखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, अरिथमेटिक जिसे हम कहते हैं। केमिस्ट्री की बात तो होती रहेगी, आंकड़े आपको बताते हैं। अमिताभ तिवारी ने हाल ही में उस पर आर्टिकल भी लिखा है, उनके पास जाना है मुझे। देखिए क्या हुआ है ना, दरअसल अगर हम महाराष्ट्र के जाति समीकरण देखें तो अगड़ी जातियों में जो एनडीए के समर्थक माने जाते हैं, पिछले चुनाव में 29% से उनका वोट कम हुआ है एनडीए के पक्ष में, जबकि 29% से वोट बढ़ा है इंडिया आघाड़ी के पक्ष में। जो मराठा और कुणबी है, उसमें कुणबी कुछ ओबीसी में भी चले जाते हैं, तो मराठा जो सबसे बड़ी जाति मानी जाती है महाराष्ट्र में, उसकी अगर हम देखें तो एनडीए के पास 46% वोट नजर आते हैं 2019 के चुनाव के मुकाबले, 11% की कमी हुई है उसमें। दूसरी तरफ एनडीए को, इंडिया अलायंस को 39% वोट यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। ओबीसी बीजेपी का एक क्या कहते हैं कि उनका बैस्टियन माना जाता था, उनके समर्थक माने जाते थे। ओबीसी में भी अगर हम देखें तो 31% से एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वोट घटा है बीजेपी का। 50% अभी भी वहां पर वो आगे है। 39% वोट हमें दिखाई देता है कि आज की स्थिति में इंडिया अलायंस के साथ है, 2019 के बाद जो बदला है। दलित समाज 46% से 30% से बढ़ोतरी और इंडिया अलायंस के साथ में, वहीं सिर्फ 35% जो हमें दिखाई देता है एनडीए के साथ में। और आदिवासी समाज 55% आज की स्थिति में इंडिया अलायंस के साथ में। सीएसडीएस का ये सर्वे मैं आपको सामने रख रहा हूं। मुस्लिम समाज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिलहाल एक है तो सेफ है की बात चल रही है, तो मुस्लिम समाज की बात तो हम उसके साथ करेंगे, लेकिन प्रिडोमिनेंटली हम देख सकते हैं कि वो भी इंडिया अलायंस के साथ में है। क्या यही जड़ है? अमिताभ तिवारी आज की स्थिति में जो बड़ी बड़ी रैलियों में नारे दिए जा रहे हैं, जाति समीकरण का, जाति जनगणना का, एक है तो सेफ है का, बटेंगे तो कटेंगे का, क्या यही कारण है कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो बदलाव हुआ है जाति समीकरणों में, उसके वजह से ये नारे दिए जा रहे हैं? अमिताभ तिवारी, देखिए, एक बहुत बड़ा कारण ये तो जरूर है कि 2024 में एक अप्रत्याशित जो सेटबैक एनडीए को मिला, उसमें हम देख रहे हैं कि सारी जातियों में लगभग उनके सपोर्ट में कमी आई, खास करके ओबीसी और दलित आदिवासी समाज में। जबकि पूरे भारत में आदिवासी समाज में बीजेपी का वोट बढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, दोनों ही गठबंधनों की अगर बात करें तो आप भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, एक ओवर आर्चिंग थीम इस स्टेट इलेक्शन में है ही नहीं।
कोई सेंट्रलाइज थीम नहीं है, उसकी कमी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी कोशिश है कि एक सेंट्रलाइज थीम हो जाए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुत्व, डेवलपमेंट एटसेट्रा। वहीं पर महाविकास अघाड़ी की भी कोशिश है कि सिर्फ बिट्रेयल फैक्टर से काम बनेगा नहीं। बिट्रेयल फैक्टर तो 2024 में काम कर गया। अब जो है कोई ना कोई एक हमारे पास एक मजबूत मुद्दा होना चाहिए जिससे वोटर आकर्षित हो और वोट और सपोर्ट बेस कंसोलिडेट हो। तो उन्होंने ये कास्ट सेंसस का मुद्दा रखा, जिसकी वजह से कुछ सफलता यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हमको देखने को मिली। अब महाराष्ट्र जो है वहां पे अर्बन आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे आप कह रहे हैं 45% तो अर्बन पॉपुलेशन है। और बीजेपी का जो वोट ब्लॉक है नेशनली, 2/3 कोर वोट ब्लॉक है हिंदुत्व का और 1/3 फ्लोटिंग मॉडरेट हिंदुत्व, नॉन आइडियोलॉजिकल वोटर आप उसको कह सकते हैं बीजेपी का, जो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस को वोट करता है। तो और ये दोनों वोट ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे की बात करेंगे तो आपका ये 2/3 वोटर कंसोलिडेट होता है, मोटिवेट होता है, चार्ज होता है हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन ये 1/3 वोटर आपसे कहीं ना कहीं छिटकने लगता है। अगर आप एक है तो सेफ है की बात करते हैं तो ये 1/3 वोटर भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है, अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप ये मॉडरेट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उसी तरफ पे दूसरी तरफ क्या है तिवारी जी, एक मिनट अमिताभ तिवारी जी, मुझे नहीं, एक सेकंड मुझे इसी पर सवाल पूछना है। ये तो लोकसभा में भी करके देख लिया ना, ये कोई नई बात थोड़ी है, लोकसभा में भी करके देख लिया। वो 1/3 वोटर एक साथ जाने की वजह से तो वोट जिहाद का नारा देना पड़ रहा है। तो ऐसा कौन सा हो गया है कि जिसके वजह से इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है? और जब आप कहते हैं ना कि एक ओवर रीचिंग थीम किसी के पास नहीं है, इसके लिए कोई थीम बनाने की कोशिश चल रही है, जब भी एक थीम देंगे तो 3 पार्टी के अलायंस में एक पार्टनर ऐसा होगा जो बोलेगा कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है थीम, तो ये थीम सिर्फ आपकी पार्टी की रह जाएगी, गठबंधन की नहीं रहती है। तो ये भी तो लोगों तक पहुंच रहा है, उसका असर नहीं होगा आपको लगता है? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। तो दोनों ही साइड पे कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं। अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे अग्रेसिव, तो सामने से अजित पवार क्योंकि अपने आप को इस गठबंधन का सेकुलर चैंपियन बताते हैं, उनके तरफ से पुशबैक आएगा। अगर आप अग्रेसिव हिंदुत्व शिवसेना वहां बात करेगी उस तरफ, तो एनसीपी कांग्रेस की तरफ से पुशबैक आ सकता है। तो ये एक डिलेमा तो दोनों पार्टीज के पास है, दोनों ही गठबंधनों के पास है। और क्योंकि सीट बाय सीट चुनाव है, काफी लोकल माइक्रो चुनाव है, कोई भी गठबंधन सिर्फ एमएलए या कैंडिडेट्स पर यह चुनाव तो नहीं छोड़ सकता। और कहीं ना कहीं लीडरशिप फैक्टर पर भी वोटिंग होती है, हालांकि वो कम हुई है लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा का चुनाव भी महाराष्ट्र में काफी हद तक लोकलाइज हो गया था, जहां 17% पीएम फेस पे वोटिंग की बजाय सिर्फ 10% फेस के वोटिंग पे हुआ। तो लेकिन 10% तो हुआ, तो कुछ ना कुछ लीडरशिप फैक्टर दोनों ही ग्रुप्स, जहां पर एमवीए भी राहुल गांधी कास्ट सेंसस 50% रिजर्वेशन कैप को हटाने की बात करके कोशिश कर रही है कि इकट्ठा हो, वहीं पर सॉफ्ट हिंदुत्व प्लस अग्रेसिव हिंदुत्व, दोनों ही मैसेज एंड मैसेंजर देखिए दोनों ही अलग अलग हैं। हार्डकोर हिंदुत्व की बात योगी जी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस भी है। देखिए, मराठा वर्सेस ओबीसी पोलराइजेशन भी बढ़ा ही है। तो मराठा वर्सेस ओबीसी पोलराइजेशन बढ़ा है, और कहीं ना कहीं धनगर वर्सेस तो इसका भी है, कहीं ना कहीं महार वर्सेस मतंग भी है। तो समाजों में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो इन सबको एक साथ लाना इतना आसान नहीं है। पार्टी दोनों ही तरफ इसका प्रयास कर रही है। नहीं, आसान तो है नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र का जो चुनाव है ना, उसको प्रेडिक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट इसीलिए हो रहा है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, अपने पुराने अस्त्र निकालने की कोशिश कर रही है। आखिर में 20-20 सेकंड में दोनों पार्टियों से जवाब चाहूंगा। सैयद जफर इस्लाम जी, यही कैंपेन चलता रहेगा आपका? 20 सेकंड में जवाब, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा, नो क्रॉस टॉकिंग। देखिए, मैं क्विकली 10-20 सेकंड में। देखिए, हमारे पार्टी और हमारे जो महायुति के पार्टनर है, उन सब की सोच एक है कि हमें प्रदेश को आगे ले जाना है, प्रदेश हित में काम करना है, जनहित में काम करना, देशवासियों के लिए काम करना, प्रदेशवासियों के लिए काम करना, और सबके लिए ऐसी सरकार रहती है सबके लिए काम करे। लेकिन सप्रा जी, कांग्रेस पार्टी, देखिए साहिल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो विभाजनकारी राजनीति
नहीं चलेगी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी महायुति को अपने काम गिनाने पड़ेंगे। इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सभी को अपने काम गिनाने पड़ेंगे। और महाराष्ट्र की जनता इस वक्त इस बात को देख रही है। सभी हमारे जो गेस्ट है उनका शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत ही ओवर रीचिंग इस तरीके से ये डिबेट रहा है। बहुत ही शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इससे निकलकर सामने आती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बंटवारे की राजनीति होगी, जाति की राजनीति होगी या डेवलपमेंट की राजनीति होगी। सबसे प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है महाराष्ट्र, लेकिन आज की स्थिति में दोबारा पुराने अस्त्र निकालकर क्या दोनों दल या दोनों गठबंधन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।